तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री का हमारा आज का यहाँ पे टॉपिक होएगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल का मतलब है कि मौर्य वंश के बाद यहाँ पे किन किन वंशों ने भारत पर शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश के जो प्रतापी शासक थे तो सबसे प्रतापी शासक था अशोक। अशोक ने यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था और अशोक के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा शक्तिशाली या प्रतापी शासक नहीं हुआ था जो मौर्य साम्राज्य को संभाल पाए। तो इसीलिए यहाँ पे मौर्य वंश का पतन हो जाता है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या कर देता है उनका सेनापति पुष्यमित्र। ठीक है, तो बृहदत्त का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, और ये इनका सेनापति बृहदत्त की हत्या करके यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ये शुंग वंश का संस्थापक था और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो विदिशा बनाई थी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनका जो समकालीन था, ठीक है, तो हिंद यूनानी शासक। अब हिंद यूनानी शासक कौन थे जो हिंद पे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो वो जो यहाँ पे सिकंदर था। ठीक है, जब सिकंदर ने विदेशी जो आक्रमण किया था सिकंदर ने ही किया था। तो सिकंदर ने जब वो भारत में वापस लौट जाता है तो वो उसने जिन जिन क्षेत्रों को उसने विजित किया था वहाँ पे, तो वो उसने अपने क्षेत्र जिन अपने सेनापतियों को विश्वसनीय जो सेनापति थे उनको दिया था। तो वो यहाँ पे हिंद पे यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे शुंग वंश के जो समकालीन थे वो थे हिंद यूनानी शासक। इसके अलावा यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के काल में एक विदेशी आक्रमण होता है, यवन आक्रमण। ठीक है, युंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र सिंह ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं और पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण भी कराया है। ठीक है, भरहुत स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग का एक युद्ध होता है कलिंग शासक। ठीक है, कलिंग शासक खारवेल के साथ युद्ध होता है और इसमें खारवेल जो है वो विजय प्राप्त करता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद यहाँ पे अगला शासक बनता है, वो बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, इसकी जो गाथा का वर्णन मिलता है तो वो मिलता है कालिदास द्वारा रचित मालविकानी मित्र। ठीक है, इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। इसके बाद यहाँ पे तो अग्निमित्र के बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है। अगला है यहाँ पे अगला जो शासक बनता है वो बनता है देवभूति। ठीक है, देवभूति ये शुंग वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी जो हत्या करता है देवभूति की वो करता है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव यहाँ पे देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है। और वासुदेव ये कौन था, ब्राह्मण था। लेकिन यहाँ पे जो शुंग वंश था, शुंग वंश को ब्राह्मण वंश के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि इसके जितने भी शासक थे सारे ये ब्राह्मण थे। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं शुंग वंश के। तो शुंग वंश के राजा ब्राह्मण थे। शुंग वंश में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था और शुंग काल में यूनानी शासक था एंटियालकिड्स। ठीक है, तो इसका जो राजदूत था हेलियोडोरस, ये आया था शुंग काल में ये आया था। ठीक है, और ठीक है इसने यहाँ पे गरुड़ स्तंभ की इसने स्थापना की थी क्योंकि ये जो भगवत धर्म था इससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इसीलिए इसने मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसने की थी, तो हेलियोडोरस ने की थी। और ये कौन था, तो ये एक जो यूनानी शासक था अंतिपाल, उसका ये राजदूत था। इसके बाद इसने अंत में ये क्या करता है कि भगवत धर्म से जब ये प्रभावित होता है तो ये अंत में भगवत धर्म को ये अपना लेता है। फिर यहाँ पे कण्व वंश की स्थापना हो जाती है और इसके संस्थापक होते हैं वासुदेव। ठीक है,
कण्व वंश शासक इनके जो समकालीन थे तो शकों के समकालीन थे कण्व वंश के शासक। कण्व वंश के जो शासक थे तो इनका क्रम कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे शासक बनते हैं वासुदेव। वासुदेव जो इस वंश की स्थापना करते हैं। इनके बाद भूमिमित्र बनते हैं, फिर बनते हैं नारायण और फिर बनते हैं सुषमा। ठीक है, इनकी हत्या कर देता है यहाँ पे सिमुक, और सिमुक यहाँ पे इसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सातवाहन जो वंश है इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक थे तो सिमुक यहाँ पे थे। और इसके बाद यहाँ पे कृष्ण बने। कृष्ण नासिक शिलालेख में इनका नाम मिलता है कि सातवाहन वंश के दूसरे जो शासक थे वो थे कृष्ण। ठीक है, इसके बाद सातवाहन वंश की जो राजधानी थी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इनके जो समकालीन थे वो थे कुषाण वंश। ठीक है, यहाँ पे कुषाणों का भी आगमन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी प्रथम, ये यहाँ पे तीसरे शासक बनते हैं। और इनका विवरण मिलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए हैं और एक इन्होंने राजस्व यज्ञ कराया है। ठीक है, सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं और एक इन्होंने राजस्व यज्ञ कराया था। इसके बाद जो अगला शासक है वो है हाल। ठीक है, इसने एक पुस्तक की रचना की थी, तो गाथा सप्तशती इसकी इन्होंने रचना की थी। और इस पुस्तक की जो भाषा है तो प्राकृत भाषा में इन्होंने रचना की थी। अगले यहाँ पे शासक बनते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र यानी कि इनकी माता का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी जो शासक थे तो ये शक शासक नहपान को इन्होंने पराजित किया था। और ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो जोगल थम्बी एक अभिलेख है जो कि नासिक में है महाराष्ट्र। उसमें उल्लेख है कि शक शासक नहपान को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद अगले शासक बनते हैं यहाँ पे वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। ठीक है, ये आक्रमण शक शासक रुद्रदामन ने इसे पराजित किया था। ठीक है, जब आक्रमण होता है तो शक शासक जो होते हैं रुद्रदामन ने इनको पराजित किया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट हैं सातवाहन वंश के। तो सातवाहनों में से ने शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, जो सातवाहनों ने यहाँ के जो शासक थे इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ब्राह्मणों को भूमि दान ये इन्होंने देने की शुरुआत की थी। ठीक है, भूमि दान और सामंती व्यवस्था इन्होंने, ठीक है, सामंती व्यवस्था भी यहाँ से शुरू हो गई थी। सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं, वेतन के बदले भूमि दान देना। ठीक है, यानी कि सामंती व्यवस्था वो होती थी कि वेतन के बदले उन्हें भूमि दान दी जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो सामंत होते थे उनके पास बहुत अधिक ज़्यादा भूमि हो जाती थी। तो फिर ये क्या करते थे कि उस भूमि को कुछ भूमि को ब्राह्मणों को ये दान देने की इन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। ठीक है, तो वेतन के बदले भूमि दान, ठीक है, सामंती व्यवस्था कहलाती है। सातवाहनों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, पितृसत्तात्मक यानी कि घर का जो मुखिया होता वो इनके पिता ही, जो मतलब पुरुष ही होता था। लेकिन यहाँ पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के शासक थे उनको इनकी माता के नाम से जाना जाता था। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, जो यहाँ के शासक थे तो वो शासक क्या कहलाए थे। ठीक है, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी यानी कि गौतमी का पुत्र था सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, तो यानी कि वशिष्ठी का पुत्र था पुलुमाई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इनकी जो व्यवस्था थी तो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि इनको इनकी माता के नाम से जाना जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे शक आए, शक के बाद यहाँ पे पहलवन आए और उसके बाद यहाँ पे आए कुषाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी को इनको बैक्ट्रियाई यूनानी या शासक भी इनको कहा गया है। तो कौन कौन से शासक थे जो इम्पोर्टेंट हैं, तो पहले हैं यहाँ पे डेमेट्रियस। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला हिंद यूनानी शासक थी। इसने अपनी राजधानी को बनाया था साकल। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरे शासक थे हिंद यूनानी के वो थे मिनांडर। ठीक है, तो सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक थे ये। और इन्होंने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है
मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में उल्लेख है कि मिनांडर के प्रश्न व नागार्जुन के उत्तर, ठीक है, यानी कि जो मिनांडर थे, मिनांडर ने यहाँ पे नागार्जुन से कुछ प्रश्न करे थे और नागार्जुन जो था उसने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो इसी से, यहीं से ये प्रभावित होते हैं नागार्जुन से, और तब इन्होंने यहाँ से नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो हिंद यूनानी के यही दो प्रमुख शासक थे। इसके बाद यहाँ पे शकों की देखते हैं। शक जब यहाँ पे आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो शकों की यहाँ पे 5 शाखाएं थी, ठीक है, 5 शाखाएं थी यहाँ पे शकों की। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी थी कांधार। पंजाब, राजधानी तक्षशिला। तीसरी जो शाखा थी पश्चिमी भारत, ठीक है, तो राजधानी थी उज्जैन। तो इन सभी शाखाओं में से जो सबसे शक्तिशाली शाखा थी वो थी पश्चिमी भारत, ठीक है, सबसे शक्तिशाली ये शाखा थी। इसके बाद थी मथुरा और अगली थी यहाँ पे ऊपरी दक्कन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रुद्र दामन, ठीक है, सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रतापी शासक था। और ये शासक कौन सी शाखा था? पश्चिमी भारत का, ठीक है, पश्चिमी भारत का, भारत में जो शासक करे थे तो उसका ये शासक था। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। तो यह अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, भाषा है इसकी संस्कृति। अब इसमें विवरण क्या है? ठीक है, इसमें विवरण है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का, ठीक है, इसने जीर्णोद्धार कराया था। तो इस वाले अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में विवरण मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, तो इस झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ठीक है, रुद्रदामन ने, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे, काफी प्रतापी शासक होता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में इन 3 शासकों राजाओं या शासकों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला वंश होता है वो है पहला वंश, ठीक है। तो मूल निवास इनका था ईरान, ठीक है, यानी कि ये ईरान के थे और सबसे प्रसिद्ध शासक था गॉड ऑफ फर्निश, ठीक है। पहला वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, प्रसिद्ध था, वो था गॉड ऑफ फर्निश। और इसके कार्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस ये भारत आया था। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुषाणों के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे कुषाण वंश की स्थापना हो जाती है और ये यूची जाति के थे। प्रारंभ जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो थी पुरुषपुर और द्वितीय इनकी राजधानी होती है मथुरा में। अब इसके यहाँ पे शासक देते हैं, ठीक है। पहले शासक थे यहाँ पे कुजुल कडफिसिस, ठीक है। तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक इसको माना जाता है और इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक इसको माना जाता है और इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। दूसरे थे यहाँ पे बिम कडफिसिस। तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है क्योंकि इसने सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। कुजुल कडफिसिस ने तांबे के सिक्के चलाए थे, इसको भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता था। लेकिन जो विम कडफिसिस था तो ये भारत में इसको कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, इसने सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद यहाँ पे जो अगले शासक होते हैं वो होते हैं कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं तो वासुमित्र करते हैं। और स्थान यहाँ पे कौन से स्थान में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। इसके अलावा जो कनिष्क का राजवेद था वो था चरक, और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क का एक पुरोहित था संघरक्ष, ठीक है। इसका कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था और रेशम मार्ग का आरंभ भी इन्होंने ही कराया था। इसके बाद यहाँ पे जो कुषाण वंश के अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं वासुदेव, ठीक है। ये वासुदेव यहाँ पे कुषाण वंश के अंतिम शासक होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्थापना हो जाती है गुप्तकाल की। तो गुप्तकाल यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।